मुझे खेद है कि जो राज्यसभा ने 5 संशोधन सजेस्ट किए हैं, मैं अपनी और सरकार की स्वीकृति उनको नहीं दे सकता। और इसका कारण मैं स्पष्ट बतला दूं कि कई बार विषय के संबंध में जो प्रचार होता है, उस प्रचार को हम स्वीकार कर लेते हैं और उसके पीछे जो तर्क होता है उसको नहीं समझते। सबसे अधिक चर्चा हुई सेक्शन 132A की। ये क्या है? 1961 से आज तक इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति अनडिक्लेयर्ड इनकम रखता है और टैक्स विभाग के पास उसकी जानकारी होती है, उसके ऊपर इंटेलिजेंस होती है, कहां से वो सूचना आई इसकी जानकारी होती है, ये सब लिखित रूप में एक सैटिस्फैक्शन नोट बनता है। उसमें इंफॉर्मेंट की आइडेंटिटी, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, उस व्यक्ति के बारे में जो जो वेरिफिकेशंस हुए, और उसके बाद उच्च स्तर का विभाग का अधिकारी इस निर्णय पे पहुंचता है कि इस व्यक्ति के यहां सर्च होनी चाहिए। ये 1961 से आज तक कानून है, ये है, इसमें कोई बदलाव नहीं। देयर स्टिल विल बी अ सैटिस्फैक्शन नोट, it still will be in writing, so let us not give these fictional arguments that there won't be a piece of paper you can barge into any property. You can't do that. 1961 से आज तक एक भी उदाहरण नहीं है, कोई भी पार्टी सरकार में रही हो, कि जो टारगेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इस नोट की कॉपी उसको दी जाए। इट वुड बी डिजास्टरस टू डू दैट, कि जिस व्यक्ति पे हम सर्च कर रहे हैं उसको पहले बतलाएं तेरे खिलाफ क्या इंफॉर्मेशन है, क्या इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में क्या क्या जानकारी है, किस किस ने दी है, और क्या क्या हमने वेरिफिकेशंस दिए हैं। किसी ने बिना इस विषय की गंभीरता समझते हुए एक लेख लिख दिया कि यह ह्यूमन राइट्स इश्यू है और इसीलिए राइट्स ऑफ ए सिटीजन। ये राइट्स ऑफ सिटीजन नहीं है। जो व्यक्ति कानून तोड़ रहा है, जो उसके खिलाफ विभाग के पास जानकारी है, ये एक सैटिस्फैक्शन नोट में है। ये आज तक कभी एक भी बार उस व्यक्ति को नहीं दी गई है। वो किसको दी जाती है? अगर कोर्ट हमसे मांगता है कि मुझे दिखलाओ कि आपके पास क्या कारण थे, हाउ डिड यू अचीव दिस सेटिस्फैक्शन, सो वी गिव इट टू द कोर्ट। इट हैज ऑलवेज बीन द पोजीशन, दैट विल कंटिन्यू टू बी द पोजीशन। तो ये परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि कई बार कोर्ट अपने जजमेंट्स देते हैं। एक जजमेंट जो कोर्ट ने सरकार के पक्ष में दे दिया, सरकार के पक्ष में दे दिया, और यह भी कहा कि उसको कोई कागज देने की जरूरत नहीं, उसमें एक ऑबिटर वाक्य लिख दिया कोर्ट ने जो उस केस से संबंध नहीं था, जिससे कंफ्यूजन फैल गई कि असेसमेंट स्टेज पे वो व्यक्ति इस कॉपी को मांग सकता है। अब विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन हो, विसल ब्लोअर इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है उसकी प्रोटेक्शन हो, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। मेहताब जी, वो विसल ब्लोअर भी सिटीजन है, उस इंफॉर्मेशन की भी एक वैल्यू है। वाई डू वी से दैट जर्नलिस्ट मस्ट नॉट डिस्क्लोज देयर सोर्स और द इंफॉर्मेशन दैट दे गेट फ्रॉम देयर सोर्स? बिकॉज इफ सोर्सेज ड्राई अप, if sources are exposed, then information will never come. That's the rationale. There is a larger public interest. But if there is an economic offender, a hue and cry is being raised by some people that that economic offender must be told what is the source, what is the content of the information. This has never been done. And only so that this judgment of the court's observation should not be misunderstood, this amendment has come only as a matter of abundant caution. अभी
ओवैसी साहब ने कहा कि आपने सीजर और अटैचमेंट का प्रावधान कर लिया 6 महीने के लिए। किसी के सर्च होता है और अनऑथराइज्ड एसेट मिलता है तो देयर इज अ पावर टू सीज इट। आप वहां से ज्वेलरी भी ले जा सकते हैं, गोल्ड भी ले जा सकते हैं, कोई एसेट है, कोई पेंटिंग है, कोई वैल्यूएबल है, ले जा सकता है विभाग। अगर उसको नहीं लेकर जाना तो आप उसको अटैच कर दीजिए और प्रोहिबिटरी ऑर्डर दे दीजिए कि इसको यहीं रखिए, आगे बेचिए मत जब तक असेसमेंट पूरा नहीं होगा। नाउ दिस एडिशनल पावर इज बीइंग टेकन सो दैट यू फिजिकली डोंट टेक इट अवे। इट रिमेन्स विद द एसएससी with one limitation that it remains attached, he will not sell it. So this is to the benefit of a person who is being searched. अब ये दूसरा सुझाव है कि ये पावर क्यों रही है आपने, तो मुझे खेद है, ये दोनों अधिकार, ये जो सुझाव है राज्यसभा के, मैं इनको स्वीकार नहीं कर सकता। अब ट्राइब्यूनल्स के संबंध में इतनी चर्चा हुई, 40 एक्ट्स। आज वास्तविक स्थिति क्या है? जितने कानून हम बनाते हैं, हर कानून में या रेगुलेटर होता है, उसका अपील प्रावधान होता है, या उसके साथ साथ कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, उसकी अपील ट्राइब्यूनल या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है तो सरकार नियुक्ति करती है, रेगुलेटर होता है सरकार बनाती है, अगर जज अपॉइंट होना होता है तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे बनाते हैं। This is the existing position, this will remain the position. So nobody is going to choose judges, they will be appointed on the advice and the recommendation of the Supreme Court. पर आज स्थिति क्या है? इतने अधिक ट्राइब्यूनल्स हो गए हैं कि हर ट्राइब्यूनल में कुछ में काम है और कुछ में काम नहीं है। अब मान लीजिए पेट्रोलियम विभाग का एक ट्राइब्यूनल है प्राइसिंग के लिए, टैरिफ्स के लिए, या एयरपोर्ट्स का टैरिफ अथॉरिटी है। हर एक के लिए आपको हाउसिंग, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, आपको स्टाफ, सैलरीज, गवर्नमेंट रेवेन्यू में से पैसा देना पड़ता है। अब यह स्थिति आ गई कि इतने रिटायर्ड जजेस चाहिए इन सब के लिए, और रिटायर्ड जजेस के पास भी अब आर्बिट्रेशन करने के ऑप्शंस हैं। The more the merrier, Kalyan is right, and that's lucrative. Public service is not lucrative. Private business is always more lucrative. Madam, there are important tribunals where retired judges have to be appointed, where I am in receipt of communications from the judiciary that nobody is agreeing to join this. So under these circumstances, what does the government do? So for a long time, government has decided, let us start amalgamating 2-3 of them so that each tribunal has sufficient work and the number can be curtailed. So housing, offices, etc., administrative. Because it involves money, it involves expenditure, it involves saving of expenditure. So all that you are doing, and this is, Shashi, this is not the first time that merger of tribunals has taken place in the finance bill. There are precedents. There are precedents. And let me tell you, the point that Deepinder raised just now, even on electoral reforms, in 2001 what Mr. Vajpayee's government did it, and 2010 when the UPA government did it, took some steps, they were under the finance bill. And I'll just explain to you when. So those tribunals are under different acts. So you have only one amendment. And that one amendment is that a number of tribunals are being merged into one. So instead of doing the work of one tribunal will have to do the work of 2 or 3 tribunals. There will be uniform salary conditions. There will be uniform perquisites and services. And that one amendment will be in all those parent acts under which those tribunals have been created. So just one amendment merging
multiple tribunals into lesser number of tribunals, saving on government expenditure, and mind you, most of these tribunals are in the business of tariff fixation. So they deal with revenue matters. Squarely within the definition of Article 110. So all that is being done is in a hue and cry, 40 acts have been amended. Actually, it's an administrative exercise for good governance which has been done. Now let us come to your last and main big question on electoral funding. अध्यक्ष जी, इलेक्टोरल फंडिंग की क्या स्थिति है? इस देश में एक सरल काम है, एडिटोरियल लिखना या भाषण देना। उस काम बड़ा सरल है क्योंकि कुछ शब्दावली ऐसी है, ईमानदारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये तो हर बहुत सरल है, ये दोनों अच्छी कल्पना है। आपके लिए थोड़ी बोल, नॉट फॉर यू। प्लीज प्लीज। Responsible to your readers, you are accountable to your readers, and that's how you survive. Writing editorial, of course, giving bhashan is one thing. Sir, मेरा मेहताब जी, अकाउंटेबिलिटी पे हम चर्चा किसी दूसरे संदर्भ में करेंगे। At the end of the day, it's only elected institutions who are accountable. The level of accountability of others is always limited. लॉ मिनिस्टर को बात बोल दीजिए। अब और मैं आप सबको, और आपको नहीं, बाकी बाहर भी कोई कहे, एडिटोरियल राइटर्स और कॉलम राइटर्स भी कहे, मैं सबको आमंत्रित करता हूं, प्लीज सजेस्ट अ बेटर सिस्टम टू मी। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। व्हाट इज द प्रेजेंट सिस्टम? द प्रेजेंट सिस्टम हैज टू फीचर्स, अनक्लीन मनी एंड टोटल नॉन ट्रांसपेरेंसी। आज प्रेजेंट सिस्टम यह है कि अधिकतर पॉलिटिकल फंडिंग कैश में हो रही है, टैक्स इवेडेड मनी है, और ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है क्योंकि कोई डिस्क्लोज नहीं करता। ना कैंडिडेट चुनाव में कितना पैसा मिला डिस्क्लोज करता है, ना पॉलिटिकल पार्टी पूरा डिस्क्लोज करती है। आप ये मान लीजिए, आज के सिस्टम की वास्तविकता यह है कि ना तो ट्रांसपेरेंसी है और ना क्लीन मनी है। सन 2001 में हमने पहल की और उस पहल में यह था कि क्लीन मनी आए और ट्रांसपेरेंसी भी हो। तो हमने एक प्रावधान किया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक दल को पैसा देता है और चेक से देता है तो टैक्स में उसको भी छूट मिल जाएगी, राजनीतिक दल को भी मिल जाएगी। दीपेंद्र जी, दिस वाज डन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड द फाइनेंस बिल, और कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट वर मेड। अब उसका असर क्या हुआ? कुछ लोगों ने देना शुरू किया, लेकिन सीमित मात्रा में आपको सफलता मिली, बहुत सीमित मात्रा में। और देने वालों ने यह कहा कि अगर हमारे नाम आ जाएगा और स्पष्ट होगा बैलेंस शीट पे कि हमने दिया और किस पार्टी को दिया, तो उस ट्रांसपेरेंसी के एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस मेरे ऊपर हैं। हम इस सदन में समझ लें कि व्यवस्था, शासन और देश इस सदन ने चलाना है। वो केवल मुहावरों का प्रयोग हम कर लें किसी लेख में, उससे नहीं चलने वाला। वी फेस द प्रॉब्लम, और उसका असर था कि मैं डिस्क्लोज करूंगा, कोई दूसरी राजनीतिक दल पावर में आ जाएगा तो वो कहेगा आपने तो पिछले दूसरे पार्टी को दिया। यही नहीं, एक दूसरा कॉन्सिक्वेंस था
किसी ने ईमानदारी से, मान लीजिए हरियाणा में आपकी राज्य सरकार थी, कांग्रेस पार्टी को दे दिया, 2 साल बाद उसको कोई हाईवे बनाने का हरियाणा में ठेका मिल गया, तो फिर पीआईएल भी होती थी कि चुनाव में पैसा दिया था इसलिए मिला, ये हुई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ये क्लेanलीनेस और ट्रांसपेरेंसी मुझे बहुत महंगी पड़ रही है, इसलिए उन्होंने उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते रहे जो ना क्लीन थी ना ट्रांसपेरेंट थी। जब यूपीए की सरकार थी तो ये डिस्क्लोजर ऑफ नेम आज आपको ट्रांसपेरेंसी से लगाव हो गया, न हो, इसमें हमें हिपोक्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है। मौजूदा राष्ट्रपति जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मैंने उनको पत्र लिखा कि ये जो समस्या है कि जिसका नाम आ जाता है वो देने को तैयार नहीं, तो फाइनेंस बिल में एक संशोधन लाए कि अगर कोई पैसा देने वाला किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से पैसा देता है और वो इलेक्टोरल ट्रस्ट पास थ्रू बन जाता है, तो फिर उसकी बैलेंस शीट में आएगा पेड टू इलेक्टोरल ट्रस्ट, और ट्रस्ट कंपनी नहीं है तो इसलिए डिस्क्लोजर नहीं होगा। ये आप लाए और मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, और ये उम्मीद थी कि इसके बाद चेक से देने की व्यवस्था और बढ़ेगी। जब 2001 में हम लाए थे कांग्रेस ने सपोर्ट किया, जब 2010 में आप लाए हमने सपोर्ट किया कि इसके पीछे नीयत ये थी कि लोग चेक से देना शुरू करें, उस आदत को डालें। बहुत ज्यादा सफलता उसमें भी नहीं मिली, इसलिए इस बार हमने 4 प्रोविजंस दिए जो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और क्लीनलीनेस चाहते हैं, वो चेक से दें, अपना नाम डिस्क्लोज करें। आज भी प्रोविजन है, किसी ने रोका नहीं है। और अगर कांग्रेस पार्टी को बॉन्ड से तकलीफ है तो आप केवल इसी तरीके से लीजिए, फिर देखते हैं कितने देते हैं आपको। It is one thing, Dipinder ji, and I have used this phrase repeatedly, to have a problem for every solution. So don't get into that mold. Give a solution. The second is, Election Commission said कि 2000 तक कैश में ले सकती है। कोई गांव में कार्यक्रम करते हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता छोटी छोटी डोनेशन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर उस 2000 को समाप्त करना कर सकते हैं, सबकी राय बने तो, पर चुनाव आयोग की सिफारिश थी, हमने मांगा। तीसरा ये भी कहा कि आप ऑनलाइन मास डोनेशन छोटे अमाउंट की लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसलिए कल्पना की कि आज की जो व्यवस्था है वो अनक्लीन भी है और नॉन ट्रांसपेरेंट भी है। उसमें बॉन्ड खरीदने वाला क्लीन मनी से खरीदेगा, जिस पार्टी को मिलेगी वो क्लीन मनी होगी, पार्ट ट्रांसपेरेंसी होगी, किसने कितने बॉन्ड खरीदे ये बैंक को मालूम है, और क्योंकि इस पार्टी का अकाउंट प्री डिक्लेयर्ड अकाउंट होगा, कांग्रेस या बीजेपी या बीजेडी केवल एक अकाउंट में ले सकती है जो चुनाव आयोग को होगा, तो यह भी डिक्लेयर्ड होगा कि किस पार्टी को कितने बॉन्ड मिले। उस बॉन्ड के खरीदार ने कैसे बांटे अपने खरीदने के बाद, ये उसकी जानकारी में होगा। सो दिस सिस्टम will ensure clean money. I concede it's only partly transparent, but those who want full transparency have the check option. But that full transparency and clean money option is a tried, tested and failed system. It hasn't worked in this country. और इसलिए यह कहना कि आपने ये अमेंडमेंट्स क्यों किए, मेहताब जी आपने ये विषय उठाया एफसीआरए का, पिछले साल मैंने किया और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ मिलने की कोशिश की। उसका कारण समझ लीजिए क्या है। आज कोई इंडिविजुअल डोनेशन देता है, कोई कैप नहीं है, पार्टनरशिप देता है, कैप नहीं है, एचयूएफ देता है, कैप नहीं है, लेकिन तरह तरह की कैप्स दूसरे कंपनीज पे थी। इफ वी वांट क्लीन मनी, शुड वी नैरो डाउन एंड रिस्ट्रिक्ट द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ डोनर्स?
No, I'll just tell you. It's not foreign. That's the misconception, and that is where Mr. Owaisi was totally wrong. The FCRA defined the word foreign source. And in the foreign source, they said that it includes a company where current shareholders could be non-residents. Majority, 51%, could be non-residents. Now, as economic liberalization took place and sectoral caps of FDI in each sector were liberalized, companies registered in India, doing business in India, 100% business in India, Indian companies, because they had an FII investment or a foreign fund as an investment, became foreign sources. And prosecutions were being filed. Now somebody, let us say, gave to the Congress party a donation by check. It was an honest donation. They took it. अब कांग्रेस पार्टी ने ये तो नहीं पूछा अपने शेयर होल्डर की लिस्ट बनाओ, और पता चला उस दिन 49% फॉरेन शेयर होल्डर नहीं था, 50.2 था. क्योंकि 50.2 था, क्योंकि स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएट होता है, तो किसी ने पीआईएल डाल दी और कहा केसेस बनाइए. No, this is the decision is in this context. Now, do I now get a sadistic pleasure and say, well, they are being prosecuted? Tomorrow, my party will be prosecuted, yours will be prosecuted. I can name to you, you name any 10 Indian companies which are capable of giving a donation, and 8 out of them will come within that defective definition. So you take a check donation for clean money. So what is the ultimate thrust of your argument? Debar all these companies, put a cap on all these companies. If somebody gives it, disclose his name, so that at the end of the day, the net effect of all this is that you go back to the present status quo, which is cash is the safest means, no questions will be asked, nobody will come to know. So let us take an honest and a bold decision. Do we want to clean up political funding or no? The case from Supreme Court, Delhi High Court decision stands. देखिए केस अपने आप चलेगा. हम लोगों ने साल पहले एफसीआरए में, आप सुनिए, एफसीआरए की परिभाषा केवल इतनी बदली कि कोई अमेरिका में बैठा हुआ आदमी अमेरिकन डोनेशन नहीं दे सकता, वो फॉरेन सोर्स है. लेकिन अगर कोई हिंदुस्तानी कंपनी 100% अपना कारोबार हिंदुस्तान में करती है और किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए चेक देती है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है. केवल इतना. और एकदम जायज अमेंडमेंट था. हम कंस्टिट्यूएंसी ऑफ डोनर्स को छोटा करते जाएंगे और कोई देने वाला भी नहीं रहेगा, तो फिर तो हार्श रियलिटी ये है कि हम अनडिक्लेयर्ड मनी के आधार पर पॉलिटिक्स करते रहें. क्योंकि डिक्लेयर्ड मनी के आधार पर अगर करेंगे तो फिर जो मैंने दीपेंद्र जी को कहा, somebody will write an editorial, he will have a problem for every solution we offer. So today we have given the option, receive it by check. There is total transparency, it's clean money. Small donations by cash, less than 2,000. You can receive donations online and do it clean money, and which is partly the 7.5 is again the same rationale, Dipender ji. Do we today on individuals partnership there is no restriction. If a donor wants to give a donation, if we continue to restrict the constituency and the number of people who can donate, the quantum they can donate, then the tendency to move towards cash donations will always be higher. So let us take a bold decision whether we want a tendency where people are incentivized and encouraged to give by check or not. The balance sheet will disclose. आप समझे नहीं, जो चेक से देगा वो बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होगा. जो बॉन्ड से देगा, the quantum of bonds he has purchased will be reflected in his balance sheet. That will be the factual position. तो मुझे लगता है कि इसमें
हिपोक्रिटिकल होने देखिए डिबेट ये है। प्लीज प्लीज, ऐसे सबको प्रश्न की अनुमति नहीं है। यस मिनिस्टर। सलीम साहब, आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूं। आपकी तकलीफ मैं इसलिए समझ सकता हूं कि बाकी पार्टीज को कोई वैचारिक आधार पर दिक्कत नहीं होगी, ये रिफ्लेक्ट करते कि हमें डोनेशंस मिले हैं। आपको तो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो जब ये 2001 का भी आया था, योर पार्टी, देखिए आपको अपनी बैलेंस शीट में लिखने में दिक्कत होगी और पार्टीज को दिक्कत नहीं होगी। आपको आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए 2001 से आप इसका विरोध कर रहे हैं। आप इसका आई हैव एन ओपन इन्विटेशन टू ऑल, प्लीज सजेस्ट मी अ बेटर सिस्टम which can ensure clean money and transparency which is to the extent possible. I am yet to receive a single suggestion. I am only hearing adjectives like it must be clean, it must be transparent. Please give me the ideal combination of the two. We are willing to consider it. But the fact is, under the circumstances, these are 4 options which we have opened, and these are 4 which emanate from a scheme which will be drawn under the Income Tax Act. I once again tell the Congress Party or the Biju Janata Dal and others, if you can think of a better system, please suggest to us. कि कोई भारतीय बाहर संकट में हो और ये सरकार चुप्पी साध ले, ये संभव ही नहीं है। ये हमारी कार्यशैली ही नहीं है। पूरा सदन और पूरा देश इस बात का साक्षी है कि अगर एक भी भारतीय संकट में आता है तो हम 24 घंटे के अंदर उसकी पीड़ा का निराकरण हो इसका प्रयत्न करते हैं।